तो रैंडम क्वेश्चन सीरीज में आप सबका स्वागत है। कुछ हफ्ते इस सीरीज को हमने कंटिन्यू नहीं किया था, इसलिए काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस रह गए हैं, इसलिए अब इन्हें कवर करते हैं। रून किंग थॉर वर्सेस इन्फिनिटी अल्ट्रॉन। अब इस क्वेश्चन के कमेंट्स मुझे हर वीडियो में देखने मिलते हैं। इन्फिनिटी अल्ट्रॉन अल्ट्रॉन ही है, बस इसके पास विजन की बॉडी है, इसलिए चीज़ों के आर पार जा सकता है और अपनी बॉडी को डायमंड जितना ड्यूरेबल बना सकता है। और सोने पे सुहागा, इसके पास इन्फिनिटी स्टोन्स भी है, जिसकी वजह से स्पेस, टाइम, सोल, रियलिटी, माइंड और पावर को कंट्रोल कर सकता है। इन्फिनिटी अल्ट्रॉन ने एसगार्ड, ईगो द लिविंग प्लैनेट और जेंडर जैसे पावरफुल प्लैनेट्स और रियलम्स को एक झटके में डिस्ट्रॉय कर दिया था। और जब पूरा यूनिवर्स बर्बाद हो गया, उसके बाद ये मल्टीवर्स को बर्बाद करने निकल गया। इस समय ये वॉचर्स और गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स से भी लड़ गया था और इसने गैलेक्सीज को डिस्ट्रॉय करके रख दिया। पर अगर कोई डॉक्टर स्ट्रेंज के लेवल का एडवांस मैजिक यूज करता हो तो वो एक लिमिट तक इन्फिनिटी अल्ट्रॉन को बराबरी की टक्कर दे सकता है। और लकीली रून मैजिक जो रून किंग थॉर यूज करता है वो यूनिवर्स के सबसे पावरफुल मैजिक में से एक है। बेसिकली थॉर रैग्नारोक को रोकने के लिए रून मैजिक गेन करता है, लेकिन इस प्रोसेस में थॉर अपनी आंखें सेक्रीफाइस कर देता है और मरने तक फांसी लगा लेता है। पर एक टाइम के बाद थॉर डेथ के बियॉन्ड चला जाता है, जिसकी वजह से वो इमॉर्टल बन चुका है, इसलिए जब तक रून किंग ना चाहे वो मर नहीं सकता। वैसे स्टोरी के आखिर में रून किंग खुद को सेक्रीफाइस करके इटर्निटी के साथ मर्ज्ड हो गया था। पर रून किंग थॉर के पास और भी एबिलिटीज है। वैसे इसके पास इतनी पावर्स है कि अगर मैं हर एक एबिलिटी को एक एक करके एक्सप्लेन करने लगा तो ये वीडियो आराम से 3 घंटे की बन सकती है। पर कुछ बेसिक पावर्स को मैं यहाँ पर मेंशन करता हूँ, जैसे आर्किटिव फ्यूचर और पास्ट देख सकता है, इसलिए वो मरे हुए गॉड्स की मिस्टेक को रिपीट नहीं करता और अपने एनिमीज के मूव्स पहले देख लेगा फ्यूचर में जाकर। रून किंग के पास ओमनिवर्सल लेवल की कॉस्मिक अवेयरनेस है। ये स्पेस, टाइम, क्वांटम स्ट्रक्चर और कॉस्मिक आर्किटेक्चर के बॉर्डर्स के बियॉन्ड जा सकता है। ये ओमनी प्रेजेंट है, मतलब ये हर जगह एग्जिस्ट करता है। ओमनी साइंस से मतलब थॉर के पास हर बात की नॉलेज है। और ये नाय ओमनीपोटेंट है, मतलब ये कुछ भी कर सकता है, लेकिन सिर्फ एक लिमिट तक। एक ट्रूली ओमनीपोटेंट बीइंग नाय ओमनीपोटेंट बीइंग से बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। जैसे लिविंग ट्राइब्यूनल एक नाय ओमनीपोटेंट है, पर वन अबव ऑल एक ट्रूली ओमनीपोटेंट। इसलिए लिविंग ट्राइब्यूनल 3 बियॉन्डर्स को नहीं मार सकता, पर वन अबव ऑल अपने थॉट से बियॉन्डर की पूरी रेस को खत्म कर सकता है। वैसे रून किंग रियलिटी में टैप इन और टैप आउट कर सकता है, इसलिए रियलिटी मैनिपुलेशन थॉर पे काम नहीं करेगी। अब कुछ फीड्स की बात करें तो लोकी 10 सेकंड के अंदर हार गया था और मैंगॉक, जिसके अंदर ट्रिलियंस ऑफ बीइंग्स की सोल थी, रून किंग ने उसे एक टच में मिटा के रख दिया। सिंपल भाषा में बोलो तो रून किंग ने एक टच में ट्रिलियंस ऑफ क्रिएचर्स का एग्जिस्टेंस मिटा दिया था। पर अब बात करते हैं कि इस बैटल में विनर कौन बनेगा। अब सबसे पहले विजन की फेजिंग एबिलिटी यहाँ पर काम नहीं करेगी, क्योंकि थॉर के बेस फॉर्म ने ही विजन की फेजिंग एबिलिटी को ब्लॉक कर दिया था, इसलिए अल्ट्रॉन की एक एबिलिटी तो वेस्ट हो गई। माइंड स्टोन किसी काम का नहीं है, क्योंकि थॉर का माइंड कंट्रोल करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। थॉर रियलिटी में टैप इन कर सकता है, इसलिए रून किंग थॉर की रियलिटी को चेंज नहीं कर सकते। रून किंग स्पेस और टाइम को मैनिपुलेट कर सकता है, इसलिए स्पेस स्टोन और टाइम स्टोन भी बेकार है। और पावर स्टोन से तो एमसीयू वर्जन ने सर्वाइव कर गया था, तो रून किंग तो थॉर का सबसे पावरफुल वर्जन है। तो ओवरऑल देखें तो रून किंग इतना ओवरपावर्ड कैरेक्टर है कि इन्फिनिटी स्टोन्स की एबिलिटी को बड़ी आसानी से सरपास कर सकता है। और क्योंकि वो फ्यूचर देख सकता है, इसलिए अल्ट्रॉन के सारे अटैक्स पहले से रून किंग को पता होंगे। और आर्किटी ओमनी साइंस है, इसलिए उसे ये बात पहले से पता होगी कि स्पेस और टाइम के बियॉन्ड इन्फिनिटी स्टोन्स काम नहीं करते हैं, इसलिए थॉर विजन को वहां टेलीपोर्ट कर सकता है जहां इन्फिनिटी स्टोन्स यूजलेस हो जाएंगे और थॉर इजीली इन्फिनिटी अल्ट्रॉन को बीट करके रख देगा। इसलिए आज की बैटल का विनर है रून किंग थॉर। गॉर नेक्रोसॉर्ड वर्सेस हेला नेक्रोसॉर्ड। अब मैक्सिमम टाइम इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा वेपन ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि वेपन चला कौन रहा है। लेकिन अगर बात करें हेला के नेक्रोसॉर्ड की, तो ये ब्लैक कलर के ब्लेड्स होते हैं जो हेला प्रोड्यूस करती है। हेला अपनी मर्जी से किसी भी शेप का वेपन बना सकती है और ये इतने शार्प होते हैं कि ओरू मेटल से बने आर्मर्स को भी कट कर सकते हैं। हेला ने 9999 वैल्करीज को नेक्रोसॉर्ड से मार दिया था। 9 रियल्म्स में जितने भी लोग हेला के हाथों मारे गए, सब नेक्रोसॉर्ड का शिकार बने। और एसगार्डियन आर्मी, वॉरियर्स 3, थॉर की एक आग भी नेक्रोसॉर्ड की वजह से जा चुकी है। वैसे जब हेला सर्टर को टेक डाउन करने की कोशिश कर रही थी, तब उसके ब्लेड्स का साइज 200 फीट के आसपास था। इससे हमें पता चलता है कि हेला अपने नेक्रोसॉर्ड से जायंट्स को भी मार सकती है। अब अगर बात करें गॉड द गॉड बुचर के नेक्रोसॉर्ड की, तो ये एक ऐसी स्वॉर्ड है जिसके अंदर खुद की कॉन्शियसनेस है। जैसे इसे कोई वेल्ड करता है, नेक्रोसॉर्ड उसे बता देती है कि यूजर को अपने गोल को पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा। और गॉर ना जाने कितने लो टियर गॉड्स को इस स्वॉर्ड से मार चुका है। साथ में इस स्वॉर्ड की मदद से गॉड शैडोज में टेलीपोर्ट हो सकता है, रियल्म्स में ट्रैवल कर सकता है और कई सारे डार्क क्रिएचर्स और मॉन्स्टर्स बना सकता है। वैसे कोई इस स्वॉर्ड को ब्रेक करने की कोशिश करे तो ये तलवार खुद के पार्ट्स को वापस जोड़ सकता
सकती है, लेकिन अगर नेक्रोसॉर्ड के पार्ट्स कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गए तो तलवार के साथ उसका यूजर भी धीरे धीरे करके मर जाएगा। अब अगर बात करें कौन सा वेपन ज्यादा पावरफुल है, तो अब वैसे तो ये डिपेंड करता है कि वेपन कौन चला रहा है। नेक्रोसॉर्ड से एक एंटायर वैल्करी की आर्मी को मारा गया है और ऑल ब्लैक नेक्रोसॉर्ड से गॉड्स को, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली होके देखें तो गॉर की ऑल ब्लैक नेक्रोसॉर्ड ज्यादा पावरफुल और वर्सेटाइल है। हालांकि ब्लेड्स अटैक के लिए यूज होते हैं, जबकि गॉर की स्वॉर्ड टूट जाने पर भी वापस जुड़ सकती है, और मॉन्स्टर्स बनाना, डायमेंशन में टेलीपोर्ट करना, ये सब हेला की नेक्रोसॉर्ड से नहीं हो सकता। इसलिए अगर ओवरऑल देखें तो गॉर की नेक्रोसॉर्ड ज्यादा पावरफुल है, लेकिन ये टाइम के साथ अपने यूजर का माइंड भी करप्ट कर देती है। शांग-ची वर्सेस हल्क। अब जिस लेवल के डेंजरस क्रिएचर्स से हल्क लड़ चुका है, वैसा कुछ अभी तक शांग-ची ने देखा नहीं है। एक तरफ हल्क है जिसके पास बैटल एक्सपीरियंस होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आखिर में हल्क बिना सोचे समझे अपने हाथ पैर घुमाने वाला है। पर शांग-ची अभी नया है, 10 रिंग्स यूज़ करने का उसे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, और मार्शल आर्ट्स में बहुत अच्छा है, पर अभी तक उसने एवेंजर्स लेवल थ्रेट से फाइट नहीं की है। ड्वेलर इन द डार्कनेस पावरफुल था, लेकिन इतना भी नहीं। अब हल्क के पास अपनी सुपर स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी के साथ हद से ज़्यादा एग्रेशन है। वही दूसरी तरफ शांग-ची के पास अपने मार्शल आर्ट्स स्किल, विंड मैनिपुलेशन और 10 रिंग्स है। अब बिना 10 रिंग्स के मार्शल आर्ट्स और विंड मैनिपुलेशन किसी काम के नहीं है। प्री-अवेकन थॉर भी बिना अपने हैमर के हल्क को बीट नहीं कर सकता था। इसलिए भले शांग-ची एक अच्छा फाइटर हो, लेकिन वो बिना रिंग्स के हल्क से दूर रहेगा तो ही अच्छा होगा। और हल्क जैसे मॉन्स्टर के सामने विंड मैनिपुलेशन किसी काम की नहीं है। टालो मैजिक से शांग-ची विंड को मैनिपुलेट कर सकता है, पर वो विंड प्रेशर बहुत कम होता है। हल्क शायद ऐसे एबिलिटीज को देखेगा भी नहीं। पर अगर शांग-ची 10 रिंग्स के साथ अपने मार्शल आर्ट्स को कंबाइन कर दे तो हल्क थोड़ा परेशान हो सकता है, क्योंकि 10 रिंग्स से शांग-ची की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ जाती है। पर शांग-ची यहाँ पर प्रोफेसर हल्क से नहीं बल्कि इनक्रेडिबल हल्क से फाइट करने वाला है। अगर हल्क ने उस तरह से फाइट करना शुरू कर दी जिसे वो एबोमिनेशन और थैनोस से कर रहा था, या फिर वैसे पंचेस घुमाना शुरू कर दिए जिसे थॉर खा रहा था, तो शांग-ची का चैप्टर यहाँ पर पक्का क्लोज हो जाएगा। 10 रिंग्स उसे पावरफुल बनाता है, लेकिन इतना भी नहीं कि हल्क के उस लेवल के पंचेस खा ले, और एक इंसान कभी हल्क के एग्रेशन को कंट्रोल नहीं कर सकता। इनफैक्ट हल्क बस्टर स्पेसिफिकली हल्क को बीट करने के लिए बना था, लेकिन हल्क ने ऑलमोस्ट उस आर्मर को बर्बाद करके रख दिया था। लेकिन यहाँ पर ना तो शांग-ची अभी अच्छे से रिंग्स को यूज कर सकता है, और ना ही वो स्ट्रेंथ वाइज हल्क की बराबरी कर सकता है। और शांग-ची के पास अभी सुपर ह्यूमन से लड़ने का एक्सपीरियंस भी नहीं है, इसलिए शांग-ची फाइट के स्टार्टिंग में हल्क को थोड़ा अनॉय कर सकता है, लेकिन जैसे हल्क टाइम के साथ गुस्सा होगा, शांग-ची के लिए हल्क के मूव्स को काउंटर करना हार्ड होते चले जाएगा। फिर इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि उसके पास 10 रिंग्स हो या ना हो, और अभी तो हमें 10 रिंग्स की फुल पोटेंशियल क्या है वो भी नहीं पता। पर शांग-ची आज के डेट में इतना अच्छा और पावरफुल नहीं है कि हल्क को बीट कर दे, इसलिए अभी के लिए तो शांग-ची बुरी तरीके से हल्क के हाथों मारा जाएगा। रेवन वर्सेस स्कारलेट विच, ये दोनों अपने स्पेसिफिक यूनिवर्स के मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल कैरेक्टर में से एक है। एक तरफ रेवन है जो एक हाफ डीमन और हाफ ह्यूमन सोर्सरर है, इसलिए इसके पास वेरियस ऑफ यूनिक एबिलिटीज देखने मिल जाती है। पर रेवन की पावर्स कंप्लीटली डिपेंडेंट होती है उसके इमोशंस पर, क्योंकि अगर वो अपने इमोशंस पर से कंट्रोल खो दे तो उसकी डेमोनिक साइड उसके बॉडी का कंट्रोल ले लेगी, जिसके बाद ये बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन कर सकती है। पर अगर बात करें रेवन की पावर्स की, तो इसके पास टेलीकिनेसिस है, ये एस्ट्रल फॉर्म में भी जा सकती है और एनर्जीज को भी मैनिपुलेट कर सकती है। और रेवन एक एम्पैथ है, इसलिए ये दूसरों के इमोशंस को सेंस करके उसे मैनिपुलेट कर सकती है। इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से रेवन टीन टाइटन्स की सबसे पावरफुल मेंबर्स में से एक है। पर अगर बात करें स्कारलेट विच की, तो ये सिर्फ माइंड मैनिपुलेशन और टेलीकिनेसिस यूज किया करती थी, लेकिन अब ये सीधा रियलिटी को मैनिपुलेट कर सकती है। इस एक एबिलिटी की वजह से स्कारलेट विच डॉक्टर स्ट्रेंज और इल्यूमिनाटी टीम से ज़्यादा पावरफुल बन चुकी है। साथ में स्कारलेट विच हेक्स बना सकती है, जिसमें टाइम मैनिपुलेशन, मैटर मैनिपुलेशन और वो सब कुछ कर सकती है जो ये सोच सकती है। और मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस तो हम सब ने देख रखी है, इसलिए मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि स्कारलेट विच अपने गोल को पूरा करने के लिए किस हद तक जा सकती है। लेकिन अब ये दोनों लेडीज आमने सामने आते हैं तो दोनों की एबिलिटीज काफी ज्यादा सुपीरियर है, लेकिन साथ में दोनों बहुत ज्यादा ड्यूरेबल है। पर रेवन की यहाँ टेलीपैथिक एबिलिटीज काम नहीं करने वाली, और ना ही वो स्कारलेट विच को इमोशनल कर सकती है, क्योंकि टाइम के साथ स्कारलेट विच ने टेलीपैथिक एबिलिटीज को ओवरकम करना सीख लिया है। अब ये दोनों डार्क मैजिक को मैनिपुलेट कर सकती है, दोनों एस्ट्रल फॉर्म में जा सकती है, और साथ में टेलीपोर्ट होने के साथ डायमेंशन में ट्रैवल कर सकती है। पर स्कारलेट विच के पास एडिशनल पावर्स है, जिसकी वजह से उसकी जीतने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। जैसे रेवन के लिए रियलिटी मैनिपुलेशन को रेजिस्ट करना बहुत हार्ड काम है, ऊपर से स्कारलेट विच हेक्स बनाकर प्रोबेबिलिटी को मैनिपुलेट कर सकती है। इसलिए अगर रेवन ने हेक्स के अंदर स्कारलेट विच को बीट कर दिया, तब भी स्कारलेट विच अपनी मर्जी से सिनेरियो को चेंज कर सकती है। वैसे रेवन अपने फादर ट्राइगोन की हेल्प से प्रोबेबिलिटी को रेजिस्ट कर सकती है, पर फिर रेवन अपने बॉडी पर से कंट्रोल खो देगी। इसलिए अगर कंक्लूजन
कंक्लूजन की बात करें तो ये दोनों मैजिक यूजर्स है, इसलिए कब ये दोनों अपने अजीबोगरीब स्पेल का यूज कर दे हम नहीं बता सकते। पर रियलिटी मैनिपुलेशन और हेक्स के अंदर प्रोबेबिलिटी मैनिपुलेशन की वजह से स्कारलेट विच के जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हो सकता है कि स्कारलेट विच बुरी तरीके से हार जाए अगर ट्राइगोन बीच में आता है तो, पर अगर रेवन के सपोर्ट में ट्राइगोन आता है तो स्कारलेट विच की तरफ से हमें चितौन को ऐड करना पड़ेगा। इसलिए अभी के लिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि 10 में से 6 बार स्कारलेट विच की जीतने की पॉसिबिलिटी है। और अगर मुझे किसी को अपना वोट देना हो तो मैं स्कारलेट विच को करूंगा, लेकिन आप अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। क्रिएचर वी हैव सीन वेयर वंडा एंड वोंग वर फाइंडिंग डार्क होल्ड। अब ये क्रिएचर दिखने में तो काफ़ी तगड़े थे और इन्हें पहले और आखिरी बार डार्क होल्ड कासल में देखा गया था। अब इन क्रिएचर्स को नाइट ऑफ वंडागुर भी बोला जाता है और डार्क एंटिटी चिथोन के ऑर्डर्स पर ये इस कासल को प्रोटेक्ट कर रहे थे। बाद में स्कारलेट विच के भी ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे थे, लेकिन अब इनकी एग्जैक्टली क्या पावर्स है और ये कितने पावरफुल है वो तो मार्वल ने कभी नहीं बताया, इसलिए राज उन्हीं के साथ चला गया। डिफरेंस बिटवीन डार्क मैजिक एंड डार्क डायमेंशन मैजिक। वैसे मैंने सिनेमैटिक यूनिवर्स के सारे मैजिक की एक वीडियो बना रखी है जिसमें डार्क डायमेंशन मैजिक और डार्क मैजिक के बीच का डिफरेंस भी बताया है, इसलिए आप वो वीडियो देख सकते हो। लेकिन इसी के साथ आज के सारे रैंडम क्वेश्चंस यही खत्म होते हैं। अगर आपके पास ऐसे कोई क्वेश्चंस हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और डार्क मैजिक और डार्क डायमेंशन मैजिक में क्या डिफरेंस है वो देखना चाहते हो तो इस वीडियो पर क्लिक कर सकते हो।